हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी। सीटेट सीरीज़ के सीडीपी के लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कल की हमने अपनी क्लास में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था, तो आज हम कुछ थ्योरीज में को पढ़ते हैं। जो सबसे पहले अपन थ्योरी देखेंगे वो है बहुबुद्धि का सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इस थ्योरी को हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, है ना। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज अ मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस, रेटेड एज नोन। मल्टीपल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नोन एज मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब ये होता है, जो बहुबुद्धि है उसको हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, बुद्धि के बहुत सारे आयाम हैं, ठीक है। इसको हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने इसको प्रतिपादित किया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, ठीक है। 8 टाइप्स, मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत जो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया, और एनसीईआरटी द्वारा 8 जो टाइप्स हैं उसको वेरीफाई किया गया है, ठीक है। ईच ऑफ दिस इंटेलिजेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब हम अभी आगे पढ़ने में, आगे जो भी पढ़ेंगे, जो भी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सारे जो इंटेलिजेंस के टाइप हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, ठीक है। ये हम पढ़ ही रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इंटेलिजेंस जो है ये इसका कोई एक सिंगल टाइप नहीं होता, ये कोई एक क्षमता नहीं है। बुद्धि बुद्धि जो है ये कोई क्षमता नहीं है। सो टीचर कैन टीच इन मल्टीपल वेज। मतलब जो भी हमारा जो टीचिंग होता है, टीचिंग टीचर खाली एक तरीके से कराता है क्या? क्लास में यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा तो टीचर उसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स देता है, बहुत सारे वेज करता है। तो जैसे मैथ्स पढ़ाते वक्त मैथ्स लैब में भी ले जाया जाता है बच्चे को सिखाने के लिए। जैसे मुझे 2 का टेबल सिखाना है, लाइकवाइज कि मैं आपको 2 का टेबल दिखाता हूँ। जैसे एक एक तरीका होता है, जैसे 2 का टेबल पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं 2 1 जा 2, है ना। लाइकवाइज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। और जब एक टीचर बच्चे को सिखाता है कि कैसे करना है, तो यहाँ पे एक पॉइंट डाला, यहाँ पे एक पॉइंट डाला, अब वो क्या कहेगा कि इसको हम लोग काउंट करेंगे, है ना। इसको सिर्फ काउंट करेंगे और नेक्स्ट नंबर को लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है, तो हम लोग कहेंगे 1, लिखे क्या 2, फिर 3, फिर लिखे क्या 4, फिर रीड किए 5, फिर लिखे क्या 6, फिर हम पढ़े यहाँ पे 7, लिखे क्या 8, फिर यहाँ पढ़े 9, फिर लिखे क्या 10। तो ये 2 का टेबल आ गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो एक ही चीज को पढ़ने या समझने के मल्टीपल वेज होते हैं। तो हमारा जो, जैसे अब हम कुछ प्लेसेस को लेके इस चीज को सीखें, ठीक है, तो वैसे ही हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है इंटेलिजेंस का वो है लिंग्विस्टिक, ठीक है। लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक हम इंग्लिश थेरेपी, इंग्लिश पेडागोजी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक क्या होता है? भाषाई बुद्धि, ठीक है। स्किल्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। वो क्षमताएं जो हम लैंग्वेज को यूज करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। पर्सन हाई ऑन दिस इंटेलिजेंट आर वर्ड स्मार्ट, है कि नहीं है? ऑब्वियस है कि हम कहते हैं ना कि ये बहुत वाक्य पटुता है, या अंग्रेजी में एक एक शब्द होता है एलोक्वेंट, है ना, जो बहुत अच्छे तरीके से बात को बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और वाद विवाद डिस्कशन में हमको शब्दों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आपने देखा है रविन्द्रनाथ टैगोर को, है ना, इनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए, ठीक है। देन उसके बाद स्वामी विवेकानंद, इन्होंने मेरे प्यारे भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था, ठीक है। जो भी पोएट्स और राइटर्स हैं उनके पास शब्दों का जो नॉलेज होता है बहुत अच्छा होता है, शब्दों को बहुत क्रमिक रूप से और बहुत स्पष्ट और बहुत ही गहराई में बोलते हैं। और आज के करंट सिनेरियो में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा बात करते हैं, और साथ ही साथ वो देश विदेश में भारत की छवि को और निखार रहे हैं अपने अपने शब्दों से, अपने संबोधन से, ठीक है। अब सेकंड आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, मतलब तर्कपूर्ण बुद्धि, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं, जैसे
स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप जब मैथ सॉल्व करते हैं तो क्या क्लास के सारे बच्चे का मैथ्स का नॉलेज उतना अच्छा होता है? नहीं होता है, सभी बच्चे का एक अच्छे लेवल पे नहीं होता है। तो जिस बच्चे का लॉजिक बहुत अच्छा होता है, मतलब जिस बच्चे का रीजनिंग या रैशनैलिटी बहुत इम्प्रूव होता है, उनके में लॉजिकल मैथमेटिक्स वाले जो इंटेलिजेंस है काफ़ी हाई होती है। पर्सन्स हाई ऑन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस कैन थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली। ठीक है, जिस जिस भी व्यक्ति का ये इंटेलिजेंस काफ़ी हाई होता है तो वो उनके पास एक लॉजिक होता है और क्रिटिकल थिंकिंग होता है, तर्कपूर्ण उनके में विचार या सोच होता है। ठीक है, जैसे साइंटिस्ट हैं एंड नोबल प्राइज विनर्स आर लाइकली टू बी स्ट्रांग इन दिस कंपोनेंट। ठीक है, मैथमेटिकल्स जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है, और एपीजे अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे साइंटिस्ट रहे, है ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है, तो इनको मैथ्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो मिसाइल के प्रोजेक्टाइल को समझने के लिए, मिसाइल के लॉजिक को समझने के लिए, मिसाइल कैसे काम करता है, वहाँ पे बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं। तो जिसमें लॉजिकल मैथमेटिकल्स जो बुद्धि होती है बहुत हाई होती है, तो वो प्रोबली या तो साइंटिस्ट होंगे, है ना, या अच्छे मैथमेटिशियन होंगे। ओके, नाउ कम टू अ स्पेशल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखिए, अम, हो सकता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि सारे इंटेलिजेंस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि जो इंटेलिजेंस के बारे में मैं सोच रहा हूँ या जो इंटेलिजेंस मैं देख रहा हूँ वही जो मेरे को आता है उसी में मैं श्रेष्ठ हूँ तो बाकी लोग को नहीं आता होगा। ऐसा नहीं होता। जैसे देखेंगे स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग कहते हैं स्थानिक बुद्धि। ठीक है, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। ठीक है, अब जैसे ऐसा स्किल्स जो किस चीज़ को काम आता है कि हम कुछ चीज़ को विजुअलाइज कर पा रहे हैं, है ना, किसी इमेज को या किसी पैटर्न्स को। ठीक है, जैसे आप रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं तो उसमें एक एनालॉजी आता है, मतलब फिगर एनालॉजी होता है, तो आप देखते हैं, तो जिसका स्किल्स इंप्रूव रहेगा तो वो उसका स्पेशल इंटेलिजेंस भी अच्छा रहेगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं ना, और इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। जैसे पहला हुआ सेलर्स, नाविक। ठीक है, फिर उसके बाद कौन होते हैं? मूर्तिकार। बिल्कुल, मूर्तिकार क्या होते हैं कि जो भी मूर्ति बनाते हैं तो उसमें बहुत बारीकी से काम होता है, तो उनको इस स्थान का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद पेंटर्स जो पेंटिंग्स करते हैं। ठीक है, आर्किटेक्ट्स, है ना, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्ट्स होते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं, ये हमारे एक छोटे से कमरे को बहुत स्पेसियस बना सकते हैं कुछ ट्रिक्स लगा के। ठीक है, फिर उसके बाद कैट्रोग्राफ्स जो मानचित्र बनाते हैं। ठीक है, पायलट्स, सर्जन्स। ठीक है, पायलट्स होते हैं ना, वो विमान को उड़ाते हैं। सर्जन जब सर्जरी करते हैं तो कहाँ कट करना है नहीं करना है, उनको स्पेसिफिक नॉलेज होता है। बट यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक नेम मैं लेना चाहूँगा जो यहाँ एग्जाम्पल में मेंशन नहीं है, वो है मेशंस। ठीक है, जो हमारे घरों का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिस्त्री। ठीक है, तो उनको भी प्रॉपर नॉलेज होता है स्पेशल का, स्थान का। वो भी बहुत सारे डिज़ाइंस बनाते हैं, वो खुद घर को डिज़ाइंस बनाते हैं। आर्किटेक्ट्स तो बना के देते हैं बट काम उनको करना पड़ता है। जो टाइल्स लगाता है, तो हमारे घर में जब टाइल्स लगाते हैं तो बहुत जगह जो भाग होता है वो अनइवन होता है, तो वहाँ पे टाइल्स की कैसी कटिंग करनी है, कौन सा पार्ट वेस्टेज में जाएगा, कौन सा पार्ट सेट होगा, तो ये भी क्या होता है जिसका स्पेशल इंटेलिजेंस अच्छा है वो इस सब काम को कर सकता है। देन आता है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, मतलब संगीतीय बुद्धि, मतलब जिसको म्यूजिक का या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो। ठीक है, तो ये है सेंसिटिविटी टू म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। क्या होगा कि हम लोग समान व्यक्ति हैं, हम लोग कोई भी म्यूजिक को सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, हम उसके एरर्स या फ्लॉ को डिटेक्ट नहीं कर पाते, है ना, बट वही जो व्यक्ति इसमें मास्टरी किया हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, श्रेया घोषाल है ना, एंड लता जी हैं, तो इनको प्रॉपर नॉलेज होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी, म्यूजिक्स का भी, सुर्स का भी। तो जहाँ पे होता है ना, जैसे जजेस होते हैं इंडियन आइडल्स में, तो जज करते हैं कि देखो इस पे इतना स्ट्रेस देना था, इसको और अपन एक्सपेंड कर सकते थे, है ना। तो
जिनको ये नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। इट इज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस, है ना, क्रिएट एंड मैनिपुलेट, ठीक है। तो ये उत्पाद मतलब क्रिएट कर सकते हैं, है ना, सृजन कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, म्यूजिकल पैटर्न्स में। ए आर रहमान सर, सोनू निगम एंड लता मंगेशकर इनके एग्जाम्पल हुए, ठीक है। अब आता है बॉडीली कैनेस्थेटिक्स, ठीक है। अब इससे आप क्या समझ सकते हैं, यूजिंग होल और पोर्शन ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। जो पूरा शरीर है ना, शरीर का पूरा पार्ट, शरीर का पूरा पार्ट या कुछ पार्ट, फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी। आप देखेंगे ये किस में होता है, जो डांसर्स होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं और जिम्नास्ट, ठीक है, तो उनके में बॉडी कैनेस्थेटिक्स होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, एथलीट्स, डांसर्स, एक्टर्स, sports persons, gymnasts, and surgeons are likely to have such kind of intelligence। यहाँ पायलट्स को भी हमने इंक्लूड किया है, ठीक है, बॉडली कैनेथेटिक्स के अंदर में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल से क्या समझते हैं, इंटरपर्सनल, अंतर व्यक्तिक, ठीक है। अंतर व्यक्तिक मतलब मैं यदि किसी व्यक्ति के मनस्थिति को समझ सकता हूँ या उसके भाव को समझ सकता हूँ, तो वो किस में आ जाएगा, इंटरपर्सनल स्किल में, ठीक है। जैसे सेंसिटिविटी, है ना, हमारे में सेंसिटिविटी है टू सब्टल एक्सपेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर्स, ठीक है। दूसरे के व्यवहार व भावनाओं को जब हम समझ सकते हैं, ठीक है, दूसरे के व्यवहार और भावनाओं को समझ सकते हैं, ये सभी में नहीं होता, ठीक है। मोस्टली ये मेजोरिटी के साथ आता है, ठीक है, और कई लोगों को मेजोरिटी के साथ भी नहीं आ पाता, ठीक है। ये किनके पास होता है, साइकोलॉजिस्ट, है ना। हम कितने भी पढ़े लिखे हों, है ना, समटाइम्स हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता या हम स्ट्रेस के कंडीशन में होते हैं, तो हम जाते हैं काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग के पास जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास, किसके पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास। तो साइकोलॉजिस्ट ने इतना माइंड स्टडी कर चुका है, इतना बिहेवियर स्टडी कर चुका है कि वो बता पाता है कि आपको कौन सा ट्रॉमा है या कौन सा डिसऑर्डर है, तो और उसको करेक्ट करने के वो वेज बताते हैं। देन काउंसलर्स हो गए, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है पॉलिटिशियंस, वो समझ पाते हैं, वो वादे कर पाते हैं, भले निभाए ना निभाए, पर पॉलिटिशियंस प्रॉपर समझ पाते हैं कि भाई मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, मैं आपकी, आप किस चीज़ से आहत हुए हैं, हम आपको ये आश्वासन देते हैं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो कई खरे भी उतरते हैं, कई खरे नहीं उतरते हैं, तो पॉलिटिशियंस हो गए। देन उसके बाद सोशल वर्कर्स, सोशल वर्कर्स ऑलवेज, वो हमेशा काम करते हैं, है ना, लोगों के वेलफेयर के लिए, ठीक है। एंड रिलीजियस लीडर्स, दलाई लामा, ठीक है, बिल्कुल, और लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है, लाइकली टू पोजेस हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एग्जाम्पल में हमने किनका एग्जाम्पल लिया, महात्मा गांधी, द फादर ऑफ द नेशन, एज वेल एज मदर टेरेसा, ठीक है। ये क्या थे, ये लोगों की भावनाओं को, है ना, या बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, ठीक है। तो ये 6 टाइप हो गया, ठीक है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने हमको दिया था। अब 7th टाइप में आते हैं हम, जो है इंट्रापर्सनल स्किल, सॉरी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल से आप क्या समझते हैं, देखिए मैं दुनिया को समझने लगा हूँ, ठीक है, मैं दुनिया को समझने लगा हूँ, पर मैं खुद ही को नहीं समझ पा रहा हूँ, तो क्या मेरा समझना सार्थक है। तो इस सार्थकता को साबित करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इंट्रापर्सनल मतलब खुद के अंदर का, ठीक है, खुद खुद के अंदर के फीलिंग्स का, है ना, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स, ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ लाइफ डिजायर्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि मेरे को कोई चीज़ करने का मन नहीं हो रहा, या मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं आ रहा कि मैं ऐसा नहीं करूं, मैं ऐसा करूं, ठीक है। तो मेरे को समझना पड़ेगा कि मेरे फीलिंग्स या मेरे मोटिव्स क्या हैं। यदि मैं उसको समझ सकता हूँ कि मैं कहाँ मैनिपुलेट हो जा रहा हूँ अपने अंदर ही, ठीक है, तो उसको मैं रेक्टिफाई करके, उसको मैं सुधार के फिर इंप्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। Persons high on this ability have finer sensibilities regarding their human existence and meaning of life, ठीक है। जो persons हैं, है ना, उन जिसमें ये एबिलिटी बहुत हाई होती है, तो वो अपने अंदर के सेंसिबिलिटीज
के कारण समझ पाते हैं कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस क्या है, मतलब मानव का अस्तित्व क्या है, मानव का जन्म क्यों किस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हुआ, मानव की क्षमताएं जानते हैं, मानव क्या कर सकता है। ठीक है, तो इस कड़ी में हम आगे देखेंगे कि संदीप माहेश्वरी सर, ठीक है, संदीप माहेश्वरी सर को आप जानते ही होंगे। ठीक है, इन्होंने बहुत लोगों को बताया कि हम ऐसा क्यों फील करते हैं। इन्होंने बहुत सारे विषयों में बात किया है, और बहुत सारा मतलब कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है, तो इंटरनल चीज़ों में इन्होंने बहुत काम किया है। देन उसके बाद एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु। ठीक है, उसके बाद सदगुरु, आप जानते होंगे, है ना, इनर पीस पे काम करते हैं, ईशा फाउंडेशन इनका, है ना, सदगुरु, फिलोसोफर्स एंड बुद्धा। ठीक है, इन्होंने अपने आप को जाना। ठीक है, बुद्धा का और नाम है तथागत। ठीक, देन उसके बाद आते हैं नेचुरलिस्ट। कौन आते हैं? नेचुरलिस्ट। नेचुरलिस्ट कौन हुए? इसको हम कहते हैं प्राकृतिक बुद्धि। क्या कहते हैं? प्राकृतिक बुद्धि। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, हम जिसमें सेंसिटिविटी होती है किसके रिगार्डिंग? नेचुरल वर्ल्ड के रिगार्डिंग में। ठीक है, जैसे हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स पोजेस मोर ऑफ नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। जैसे प्राकृतिक बुद्धि, हमारा राजस्थान। ठीक है, आप देखे होंगे कि राजस्थान में बहुत सारे जगह घूमने लायक हैं। ठीक है, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं। तो टूरिस्ट किस जगह जाना चाहेगा? जहाँ पे नेचर्स, है ना, जहाँ पे एनिमल्स, जहाँ पे पैलेसेस, है ना, मतलब उनको कुछ अच्छा व्यूज़ देखने को मिले। ठीक है, साथ ही साथ फार्मर्स को भी नेचर्स का अच्छा नॉलेज होता है, बोटेनिस्ट, टूरिस्ट, जूलॉजिस्ट, है ना, और बर्ड वॉचर्स। बर्ड वॉचर्स को भी मालूम है कि किस जगह बर्ड आती है, कब आती है। ठीक है, तो इनको नेचर के बारे में अच्छा नॉलेज है। तो हावर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस था उसको हमने किया, जो जिसमें हमने 8 टाइप्स देखे। ठीक है, 8 टाइप्स के एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। और जैसे जैसे बॉडी कैनेथेटिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जिमनास्ट हो गया, एथलीट्स हो गए, तो वो एग्जाम्पल्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको पूरा हो जाएगा। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है? त्रिबुद्धि सिद्धांत। क्या है? त्रिबुद्धि सिद्धांत, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको किसने दिया था? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? विलियम स्टर्नबर्ग। ठीक है, आप याद रखेंगे कि मल्टी इंटेलिजेंस का थ्योरी किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, तो क्योंकि क्या कभी कभी क्वेश्चंस उसके टाइप्स पे नहीं आता, या टाइप्स का नाम पूछ दिया, आप हो जाएगा कौन सा हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी का पार्ट नहीं है, या पूछ दिया कि ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है, तो आप हमेशा नाम याद रखेंगे। जैसे ये त्रिबुद्धि सिद्धांत है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्राई आर्किटेक्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, तो इसको किसने दिया था? विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो मैंने इसको याद किया है कैसे? जैसे स्टर्नबर्ग, बर्ग से मैंने क्या कर लिया? बर्गर। ठीक है, बर्गर आपने खाया होगा, है ना, 3 लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, बीच में कुछ स्टफिंग होती है ना, तो हो गया 1 2 एंड 3। ठीक, तो बर्गर हो गया, तो 3 लेयर्स, तो 3 इंटेलिजेंस। ठीक है, हम ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ये कोई ट्रिक मैंने बनाया है, हो सकता है मेरे लिए यूज़फुल हो, आपके लिए नहीं। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल होगा ये। साथ ही साथ अब इसमें इन्होंने किस पे बात किया, तो इसका फिर एक और ट्रिक मैंने किया है, CAP, कैप। ठीक, हम कैसे भूलें, कैसे याद करें? तो त्रिबुद्धि सिद्धांत हमको किसने दिया? विलियम स्टर्नबर्ग ने दिया। स्टर्नबर्ग से बर्गर आ गया, तुमको याद आ गया कि भाई ये 3 इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है, ट्राई आर्किटिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस हो गया। देन उसके बाद वो ट्राई आर्किटिक थ्योरी में वो 3 एलिमेंट क्या है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो हमने क्या क्या लिया? CAP। ठीक है, C से क्रिएटिव, A से एनालिटिकल एंड P से प्रैक्टिकल। क्रिएटिव, एनालिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, तो विश्लेषणात्मक, प्रायोगिक और सृजनात्मक। जो क्रिएटिविटी है ना, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में सृजनात्मक। ठीक है, प्रैक्टिकल को जान रहे हैं कि वो प्रायोगिक है। ठीक है, और एनालिटिकल वाला जो पार्ट हो गया
ये विश्लेषण में आ गया, विश्लेषणात्मक। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रायोगिक हो गया। ये गा है ना। ठीक, तो ये हमने एक डायग्राम बनाया है ना, डायग्राम बनाया है। ठीक है, इसको हमने क्रिएटिविटी डाल दिया, इसको हम लोग एनालिटिकल डाल दिया और इसको प्रैक्टिकल डाल दिया। तो क्रिएटिविटी में क्या होता है, हम जो भी हम क्रिएटिविटी कर सकते हैं। एनालिटिकल में कौन सा कंपोनेंट आएगा, हम क्या चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं, हम क्या चीज़ एनालिसिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल मतलब हम लोग उसको कितना एक्सपेरिमेंट लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं उसके कंपोनेंट पे, जैसे कंपोनेंशियल, जिसको हम लोग कह रहे हैं विश्लेषणात्मक, थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। हम कैसा थिंक कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्टली, और प्रोसेस इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, इफेक्टिवली प्रोसेस कर रहा है। कैसे, अब देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा कि नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को भी सोच पा रहे हैं जिन जिन चीज़ों को हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब जो चीज़ मेरे सामने नहीं है। ठीक है, उसके बावजूद मैं उस चीज़ों को सोच सकता हूँ, या उसके पक्षों के बारे में, उसके परिणामों के बारे में, उसके फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो वो मैं क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्टली थिंकिंग। ठीक है, देन उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल, जिसको हम लोग कहते हैं रचनात्मक, जो कि क्रिएटिविटी का पार्ट है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोई न्यू आइडिया को फॉर्मुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्रिएट क्या कर सकते हैं, हम कोई आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, मुझे कोई आइडिया चाहिए, है ना। फिर उसको मैं कहीं ना कहीं से शुरुआत करूंगा। ठीक है, टू कंबाइन सीमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स। ओके, अनरिलेटेड फैक्ट्स। ठीक, अब आते हैं कॉन्टेक्चुअल में। Save the environment to maximize one's strength and compensate one's weakness। ठीक है, ये क्या होता है, खुद के स्ट्रेंथ को हम कंपनसेट, मतलब जो हमारी वीकनेसेस हैं। ठीक है, हम क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे कि जो हमारे वीकनेसेस हैं हम उस पर वर्क करते हैं, और धीरे धीरे हम धीरे धीरे उस पर वर्क करते हुए हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा था। अब हम एक लुइस थर्स्टन के द्वारा दिए गए थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं इसको एक ट्रिक से याद कराना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए लुइस थर्स्टन, ठीक है, क्या है लुइस थर्स्टन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि थर्सडे के दिन एक स्टोन मेरे को दिखा, थर्सडे के दिन क्या दिखा, एक स्टोन। इसको याद करेंगे, इसके जो इस 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसे याद किया है कि थर्सडे को एक स्टोन मिला, और स्टोन कहाँ था, स्टोन में क्या लिखा था कि एक प्राइवेट न्यू स्कूल खुला है। क्या, प्राइवेट प्राइवेट न्यू स्कूल खुला है। ठीक है, प्राइवेट न्यू स्कूल हो गया, कहाँ खुला है, तो वो लिखा था WMR, प्राइवेट न्यू स्कूल स्ट्रीट WMR, प्राइवेट न्यू स्कूल स्ट्रीट WMR। मैंने ऐसे किया है, स्ट्रीट को मैंने एक नाम दे दिया WMR। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है, जो PMA क्या डिनोट कर रहा है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। मतलब लुइस थर्स्टन ने कौन सी एबिलिटी के बारे में बात किया था, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बात किया था। ठीक है, और ग्रुप फैक्टर थ्योरी, द 7 फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हार्वर्ड गार्डनर ने भी कहा था जो मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में, तो उन्होंने कहा था कि जितने आपके इंटेलिजेंस हैं, है ना, जितने टाइप्स हैं, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले टाइप में, जो कि है S, जिसको हम लोग कह रहे हैं स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी जो कि स्थानिक क्षमता को बताता है। किसको बताता है, स्थानिक क्षमता को। ठीक है, स्थानिक क्षमता को बताता है। देन उसके बाद P, परसेप्चुअल एबिलिटी, मतलब जो हम लोग परसेप्शन बनाते हैं ना, अवधारणाएं बनाते हैं, उसकी क्षमता। ये हमारी
प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है। पहला स्थानिक क्षमता, फिर उसके बाद परसेप्चुअल एबिलिटी। स्थानिक क्षमता से क्या समझते हैं? जैसे आप नॉर्मल अपने घर में चल रहे हैं, ठीक है, तो आप यूज टू हो जाते हैं उस प्लेस से, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ना है तो आपके पैर अपने आप उठ जाते हैं, उतरना है अपने आप हो जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एकाएक सीढ़ी नहीं देखे और हम गिर गए या हमको ठोकर लग गया, ठीक है। और स्थानिक क्षमता से और आप क्या रिलेट कर सकते हैं कि आसपास का जो प्लेसेस है ना, उससे आप यूज टू हैं, ठीक। परसेप्चुअल एबिलिटी, अवधारणात्मक क्षमता, आपके अंदर अवधारणाएं की क्षमता डेवलप होती है, आप अवधारणाएं बनाते हैं, अवधारणाओं को समझते हैं, ठीक है। देन उसके बाद होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, संख्यात्मक क्षमता। हम भी नंबर्स को देखते हैं, अभी 2 का टेबल हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, जैसे मैं 56 प्लस 42 करता हूँ, तो अब बच्चा जिसको नंबर्स की एबिलिटी होगी तो बिल्कुल करेगा 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 4 9, तो 98 आ गया, ठीक है। तो काइंड ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब नंबर्स के साथ खेलना, ठीक है। जैसे आप जाते हैं मार्केट्स में, तो जो भी दुकानदार होते हैं, तो दुकानदार यदि कोई भी सामान बेचता है, तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो, पर उसको हिसाब किताब करने आता है कि क्या सामान कितने का है, क्या सामान कितने में बेचना है, ठीक है, कितने पैसे लेने हैं। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी हम सब में होती है, ठीक है। उसके बाद वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। मैं समझता हूँ कि हम सभी में वर्बल कॉम्प्रिहेंशन है, मैं जो भी बोल पा रहा हूँ आप सब समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। तो भाषाओं को समझना, हाँ, भाषाओं को समझना, भाषा कोई कैसे समझेगा? यदि आपको मेरी भाषा आती होगी या आपकी भाषा और मेरी भाषा समान हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ? वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। उसके बाद वर्ड फ्लुएंसी, ठीक है, भाषा बोलने से संबंधित, मतलब जो भी मैं वर्ड बोल रहा हूँ, जो भी मैं शब्द बोल रहा हूँ, उसमें मेरा फ्लुएंसी है, मैं मतलब मैं रुक रुक के या अटक अटक के नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। निरंतर ये प्रयास से होता है, निरंतर आप जब बात करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे ये अभ्यास से आ जाता है। फिर आता है मेमोरी, स्मृति, ठीक है। मेमोरी हम सभी में होता है ना। हम कोई भी चीज़ जैसे अब पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इस चीज़ को याद करेंगे। मैंने एक ट्रिक बताया है इसको, है ना, कि थर्सडे को स्टोन पे मुझे एक ठुक चीज़ लिखा मिला था, क्या था कि प्राइवेट न्यू स्कूल खुला है ना, इस स्टेट नंबर WMR में। ऐसे मैंने आपको याद कराने की कोशिश की है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे? मेमोराइज कर लेंगे। मेमोराइज होगा तभी वो चीज़ हम लंबे समय तक अपने स्मृति में रख के उसको अपने काम में भविष्य के लिए लाते हैं। फिर आता है रीजनिंग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग, है ना। हम इसको उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं देते अपने लाइफ में, पर तर्क शक्ति, एक छोटा सा छोटा बच्चा भी कि हर चीज़ के पीछे का लॉजिक समझने का कोशिश करता है, ठीक है। पर धीरे धीरे हम चीज़ों को जैसे के तैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कहते हैं चल यार, अब इसको नहीं सुधारा जा सकता, इसको नहीं समझा जा सकता, ठीक है। हम वैसे समझते हैं। तो तर्क शक्ति मतलब जैसे कोई डिबेट हो रहा है या कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो हम सबके अपने अपने रीजनिंग होते हैं, अपने अपने लॉजिक होते हैं। तो जब हम किसी टॉपिक्स पे बात करते हैं, तो कोई उसके फेवर्स में बोलता है, कोई अगेंस्ट में बोलता है। तो जब कोई हम फेवर्स में बोल रहे हैं, कोई उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, तो हम भी अपना लॉजिक देते हैं कि क्यों फेवर में हम बोल रहे हैं, और वो अपना लॉजिक देता है कि क्यों अगेंस्ट में बोल रहा है। फिर हम रेक्टिफाई करते हैं कि भाई उसका जो लॉजिक है, उसका लॉजिक भी सही होगा, मेरा लॉजिक भी सही होगा, पर दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर सकता है? तो जब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हम एक बीच का रास्ता निकालते हैं कि जो फेवर और अगेंस्ट के बीच में जाता है। मतलब आप जो अगेंस्ट कह रहे हैं, आपका जो परसेप्शन है वो दूसरा होगा। तो देखिए, जब मेरी रीजनिंग अच्छी होगी तो मेरी परसेप्शन एबिलिटी भी अच्छी होगी, मेरा मेमोरी भी अच्छा होगा, है ना, मेरी वर्ड फ्लुएंसी भी अच्छी होगी, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी, मान लीजिए मैं डिबेट कर रहा हूँ या मैं कोई ग्रुप डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं यदि डेटा पे बात करता हूँ, क्योंकि डेटा जो होता है लॉजिकल होता है, ठीक है। डेटा लॉजिकल होता है, डेटा कॉम्प्रिहेंसिबल होता है, डेटा ट्रस्टेबल चीज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जीन पियाजे का संज्ञात्मक सिद्धांत है, इसको हम लोग पूरा नहीं करेंगे आज, बट इसको हम देखते हैं जीन पियाजे के बारे में। तो जैसे आपने जाना है, मैंने कल आपको गिफ्टेड चाइल्ड पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गिफ्टेड चाइल्ड। तो गिफ्टेड चाइल्ड का आपको मैंने एग्जांपल दिया था, IQ मोर देन 140 प्लस। तो जीन पियाजे साहब भी स्विट्ज़रलैंड, बहुत स्वीट से प्लेस से आते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्ज़ाम्स में कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्ज़रलैंड के थे, ठीक है। मैंने याद किया है, सिरके वाली प्याज होती है ना, तो वो थोड़ी मीठी लगती है। तो प्याजे से प्याज, और प्याज कैसा होता है? सिरके वाला, मीठा होता है। तो मीठा से हो गया स्वीट। तो जीन पियाजे क्या हो गए? जीन पियाजे कहाँ से हो गए? स्विट्ज़रलैंड।
थोड़ा थोड़ा ना ट्रिक बनाते चलेंगे ना तो चीज़ें ईजी होंगी। तो मैं कैसे याद कराता हूँ, जो जीन पियाजे जी हुए कहाँ से थे, स्विट्ज़रलैंड से, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड से थे। तो मैंने क्या याद रखा, इसके लिए ट्रिक दिया, सिरके वाली प्याज, है ना, सिरके वाली प्याज, ठीक। और आपने देखा होगा प्याज, जब आप प्याज छिलते हैं तो प्याज में मल्टीपल लेयर्स होते हैं मल्टीपल लेयर, है ना, प्याज में कितना लेयर्स होता है, मल्टीपल लेयर्स होता है। तो जीन पियाजे ने भी जो डेवलपमेंट है उन उसको लेयर्स में डिवाइड किया, मतलब स्टेजेस में डिवाइड किया, ठीक है। जीन हमने क्या पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच गोज लाइफ लॉन्ग ना, मतलब आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कंटिन्यूस प्रोसेस है। बट टर्मन ने कल पूरा बाजी पलट दिया था, है ना, कॉग्निशन को लेके, ठीक है। आज जिन प्याजे ने बाजी पलट दिया, जिन प्याजे कहते हैं भैया कि आप जो पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट कि डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, मैं कहता हूँ कि डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। ये वाक्य को याद रखेंगे। जिन प्याजे ने कहा था कि जो डेवलपमेंट है इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, याद रखेंगे ना, ठीक है। अब आता है कि जिन प्याजे ने किस डेवलपमेंट के बारे में बात किया था, जिन प्याजे ने किसके किया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास, मतलब बुद्धि के विकास से, ठीक है। जीन पियाजे का जो जो ये थ्योरी है ना, तो ये क्या कहता है कि पहले मेरा डेवलपमेंट होगा, पहले मेरा डेवलपमेंट होगा, तब मेरा लर्निंग होगा, ठीक है। मतलब लैंग्वेज, है ना, जो भी मैं भाषा सीखूंगा वो पहले मेरा ब्रेन डेवलप हुआ है, तब मैं लैंग्वेज सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि पहले मेरे को लैंग्वेज आया तब मेरा ब्रेन डेवलप हुआ है, ठीक है। इनका जो ऑर्डर था D to L था, ठीक है, D फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट होने के बाद ही क्या क्या हुआ है, लैंग्वेज बच्चा समझ पाता है, ठीक है। तो इसको ऐसे एक और ट्रिक ट्रिक है, ड्राइवरी लाइसेंस, है ना, काइंड ऑफ, ठीक, शायद मैंने सही नहीं कहा, ठीक। तो प्याजे का जो संज्ञानात्मक विकास हुआ किससे रिलेटेड था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से था, जिसको हम लोग और कह सकते हैं बौद्धिक विकास, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। प्याजे जी कहाँ से थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। इनको मैं गिफ्टेड चाइल्ड कहा ना, क्यों कहा, उसका पीछे का लॉजिक है मालूम है। इन्होंने 13 से 14 वर्ष के उम्र में बहुत सारे पेपर्स अपने रिलीज किए थे, है ना, मतलब 30-14 ईयर्स में, मतलब हम लोग आज के डेट में 28-30 साल में पेपर रिलीज करते हैं, ये 30-40-14 ईयर्स में ही कर दिए थे। इन्होंने बच्चे को सक्रिय निर्माता कहा, क्रिएटिव कंस्ट्रक्टर, क्या कहा कि मतलब बच्चे जो हैं अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्टर, है ना। जो मेरा बच्चा है, बच्चा ही सक्रिय निर्माता है, बच्चे ही ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिव कंस्ट्रक्टर या बिल्डर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सक्रिय निर्माता बच्चे हैं, ठीक है। बच्चे को इन्होंने और क्या कहा, नन्हे वैज्ञानिक कहा, ठीक है। बच्चों को क्या कहा, लिटिल साइंटिस्ट, ठीक है। बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं, ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि बच्चे आप जानते हैं ना, मैं बोला ना, मैंने बताया ना कि बच्चे ने बहुत सारा क्वेश्चन किया, वो लॉजिक जानना चाहते हैं हर चीज़ों को, तो बच्चे हर चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो बच्चे क्या हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। फिर उसके बाद हम एक स्कीमा वर्ड होता है, क्या होता है, स्कीमा, स्कीमा क्या होता है, हमारा मेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब हमने हमारे पास जो भी ज्ञान है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, या मैंने भी कुछ सीखा होगा, तो मेरे माइंड में वो चीज़ आते गया, व्यवस्थित होते गया, तो वो मेरा स्कीमा है, ठीक है। अब स्कीमा क्या चेंज हो सकता है, बिल्कुल स्कीमा चेंज होता है, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा मेंटल स्ट्रक्चर है, क्या है, मेरा मेंटल स्ट्रक्चर है, जो क्या होता है, एग्जिस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज को शो करता है। यदि मैं कोई भी बात कर रहा हूँ या कोई भी मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, तो ये मेरे स्कीमा के कारण हो पा रहा है, ठीक है। मेरे को प्रीवियस नॉलेज था कि ये चीज़ें ऐसी होती है, तो मैं वो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके भी पे, यदि कोई आपसे कोई
किसी जगह पे कोई रास्ता पूछता है, यदि आपको एक्चुअली नॉलेज होगा तो आप बता पाएंगे, नहीं होगा तो नहीं। तो वो चीज़ आपके स्कीमा में था तो आपने बताया, नहीं था तो आपने नहीं बताया, ठीक है। तो स्कीमा जो होता है एक मेंटल स्ट्रक्चर है जो कि मेरे एग्जिस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज को शो करती है, ठीक है। बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ना कि बच्चे क्या हैं, नन्हे वैज्ञानिक है, एक्टिव लर्नर है, ठीक है। तो जो जीन पियाजे का है उसमें बच्चे को हम कह सकते हैं कि बच्चे ही क्या करते हैं, रचना करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है। देखिए आ गया पियाजे, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है, उग्र रचनावादी थे, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त करता है, ठीक है। पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा एक मानसिक या संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है, ठीक है। यही संरचना है ना, जिसमें हम ज्ञान को डाल रहे हैं, मतलब यही स्कीमा बनती है, ठीक है। और 14 या 15 साल की उम्र में अधिकतम विकास को प्राप्त कर जाता है, ठीक है। मतलब बच्चे को जो भी हम चीज़ सिखाते हैं, बच्चा जो भी एनवायरनमेंट से सीखे, करके सीखे, है ना, पूछ के सीखे, तो बच्चे का जो बौद्धिक विकास है 14 से 15 वर्ष की आयु तक अधिकतम विकास हो जाता है, ठीक है। बच्चे जो होते हैं सक्रिय निर्माता होते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास को 4 स्तरों में बांटा है, जिसको आज नहीं हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कलेक्टिव मोनोलॉग के बारे में मैंने कल भी बताया था। इसको हम लोग कहते हैं सामूहिक एकालाप कहते हैं, क्या कहते हैं, सामूहिक एकालाप, ठीक है। सामूहिक एकालाप क्या कहते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग। आपने देखा है बच्चे टेबल पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, पूरी क्लास एक साथ बोलती है, देन 2 2 जा 4, है ना। बच्चे यदि ABCD बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, तो सबके सब जोर जोर से एक साथ बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिव मोनोलॉग, ठीक है। 3 से 5 वर्ष होता है। सामूहिक एकालाप मतलब एक सुर में बोल रहे हैं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार जो विकास एक असतत प्रक्रिया है, मैंने पहले बताया कि डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ जीन पियाजे, ठीक है। जीन पियाजे कहते हैं कि जो विकास है, विकास सतत नहीं होती है, ठीक है, विकास असतत होती है, डिसकंटिन्यूस होती है, ठीक है। अब इसके एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको ये एलिमेंट्स जीन पियाजे की ही हैं। अब इसको याद करने के लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाया है। हम मिसी रोटी खाते हैं, मिसी रोटी, है ना, होता है, तो वहां से मैंने इसको बना दिया मिसी, ठीक है, मिसी रोटी, ठीक है। पहले के लोग अपने खान पान पे कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे, मतलब उन लोग क्या खा लेते थे, रोटी, रोटी को प्याज के साथ खा लेते थे, रोटी को प्याज के साथ खा लेते थे, ठीक है। तो ये मिसी रोटी किसका है, प्याज के साथ खाऊंगा मैं, ठीक है। तो जीन पियाजे ने क्या दिया, मिसी रोटी, ठीक है। ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे ट्रिक्स हैं, शायद आपके लिए वर्क कर जाए एग्जाम में, ठीक है। तो थोड़ा सा आप देख लेंगे। अब ये एलिमेंट्स हैं, पहला एम फॉर मैचुरेशन, परिपक्वता, जो कि हाईली रिलेटेड टू जेनेटिक और हेरिडिटी, मैंने बताया था। मैचुरेशन क्या होता है, ठीक है, वो अनफोल्ड होता है टाइम टू टाइम, ठीक है। गर्ल्स में पहले आता है, बॉयज़ में थोड़ा लेट से आता है, ठीक है। और गर्ल्स की मैच्योरिटी बॉयज़ से अधिक होती है, ठीक। ई फॉर एक्सपीरियंस, अनुभव, बच्चा जो भी चीज़ करता है, एक्टिविटी कर रहा है, कोई गेम खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उसको समझ आता है कि मेरे को ये करने से मुझको ये होगा, तो उसको पहले से अनुभव होता है। जैसे हम क्रिकेट में जाते हैं, फुल टॉस आता है तो सीधा बाउंड्री बाहर जाता है बॉल, तो ये क्या है, हमारा अनुभव है, हम अनुभव से हम उस चीज़ को काम कर रहे हैं। देन एज फॉर सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, हम सामाजिक अंतःक्रिया से भी बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया से भी हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। देन उसके बाद ई फॉर इक्विलिब्रेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलन। इन सभी का जो संपूर्ण जो चीज़ होता है वो संतुलन, संतुलन मतलब मैंने कोई चीज़ को सोचा, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करी, अब मेरे को समझ आ गया कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो अब वो चीज़ वो मेरे स्कीमा में सेट हो गया, तो वो क्या आ गया, इक्वी लिबरेशन, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन हम देख लेते हैं, ठीक है।
प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं संतुलन। तो ये दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। पहला होता है एडेप्शन। क्या होता है? एडेप्शन। क्या होता है? एडेप्शन, जिसको हम लोग कहते हैं अनुकूलन। देन होता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे मेरा ये ब्रेन है, ठीक है, मेरा ब्रेन है, तो ब्रेन में मैं अपने नॉलेज को कैसे स्टोर कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे, मतलब मान लीजिए कि ये कुछ पोर्शन है, ये कुछ पोर्शन है, ठीक है, ये कुछ पोर्शन है, मतलब हर हर जानकारी को मैंने संगठित करके रखा है, ठीक है, विभिन्न जगहों पे, ठीक है। मतलब स्पोर्ट्स रिलेटेड मेरे पास नॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है, फूड रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है, ट्रैवल रिलेटेड यहाँ पे है, ठीक है। सारे एक्सपीरियंसेस के जो होता है उसको किस तरीके से हमारे ब्रेन में रखा गया है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? इक्वी लिबरेशन, ठीक है। तो इसको अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एडेप्शन। तो प्रोसेस ऑफ एडेप्शन को हम लोग कहते हैं अनुकूलन की प्रक्रिया। क्या कहते हैं? अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक है। प्रोसेस ऑफ एडेप्शन, अनुकूलन की प्रक्रिया। अब जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या होता है, स्कीमा होता है, ठीक है। स्कीमा क्या है कि मेरा मेंटल स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरे पास एग्जिस्टिंग या प्रीवियस नॉलेज पहले से है, ठीक है। अब मेरे पास कोई नया ज्ञान आया, जैसे हो सकता है कि क्लास आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो ये आपके लिए नया ज्ञान हुआ, तो अब इसको आप अपने स्मृति में या अपने स्कीमा में ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? स्कीमा में। तो नए ज्ञान को अपने स्कीमा में ऐड करना क्या कहलाता है? असिमुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? असिमुलेशन। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं जोड़ना या आत्मसात करना, ठीक है। असिमुलेशन क्या है? कोई भी न्यू नॉलेज को, किसी भी न्यू नॉलेज को अपने स्कीमा में ऐड करना। न्यू नॉलेज इज एडेड ऑन स्कीमा, ठीक है। ये क्या है आपका? असिमुलेशन है, जोड़ना या आत्मसात करना, ठीक। उसके बाद अब हमको ये ज्ञान आ गया तो हम क्या कहती है कि भैया अब हमारा इक्विलिब्रेशन हो गया। क्या हो गया? इक्विलिब्रेशन हो गया, संतुलन आ गया, ठीक है। जैसे मैंने एक बिल्ली देखा, ठीक है, तो मेरे को नई जानकारी था कि बिल्ली क्या होती है। अब मेरे को बताया गया कि देखो ये बिल्ली है, ठीक है, तो मैंने बिल्ली को जान लिया, ठीक है। फिर वैसे ही मेरे को घोड़ा दिखाया गया, मैं घोड़े को जान लिया, ठीक है। मेरे को चिड़िया दिखाया गया, मैं चिड़िया को जान लिया। मैंने मेरे को क्या नॉलेज था? मेरा नॉलेज किस में था? मैंने कैट को देखा, ठीक है, मैंने हॉर्स को देखा, और किसको देखा? मैंने मैंने बर्ड को देखा, ठीक है, मैंने बर्ड को देखा। तो मेरे को समझ आ गया कि बिल्ली क्या है, मुझको क्या समझ आ गया, घोड़ा क्या है, मेरे को क्या समझ आ गया कि चिड़िया क्या है, ठीक है। तो ये मेरे को पहले बताया गया, मैंने इसको संतुलन कर दिया। अब मेरे पास क्या आता है? मेरे पास आता है डॉग। क्या आता है? डॉग। क्या आया? डॉग। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। मेरे पास क्या आया? डॉग आया, ठीक है। फिर क्या आया? हॉर्स की जगह क्या आया? कैमल आया, ठीक है। और बर्ड की जगह क्या आया? एरोप्लेन आया, ठीक। अब इन कंडीशनों में क्या है कि ऑलरेडी मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो नॉलेज है ये कहता है कि जो कैट है, मैं कैट को क्या कहूँगा? डॉग कहूँगा। कैट को क्या कहूँगा? डॉग कहूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे को डॉग के बारे में मालूम नहीं था, डॉग के बारे में मुझे मालूम नहीं था, ठीक है। देन उसके बाद मैं हॉर्स को भी क्या कह दूंगा? कैमल कह दूंगा। और बर्ड को भी एरोप्लेन। क्या मैं कह दूंगा क्या? नहीं, हमारे पास न्यू सिचुएशन आया। तो जब तक जब तक मेरे पास न्यू सिचुएशन क्या आया? डॉग आया, कैमल आया और एरोप्लेन आया, इन प्लेस ऑफ कैट, हॉर्स एंड बर्ड, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि न्यू सिचुएशन आया, मैंने डॉग को आज तक नहीं देखा था, मैंने डॉग को देखा। तो अब क्या हो रहा है कि अब मैं जब कहूंगा कि ये भी क्या है? कैट है, मैं डॉग को भी क्या कहने लगूंगा? कैट है। तो मुझे कोई बताएगा नहीं, ये डॉग डॉग है और ये कैट है, देखो ये इनके बीच में डिफरेंसेस है, ठीक है। तो अब जो मेरा मैंने इक्विलिब्रेशन अटेन किया था, जो प्राप्त किया था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया? डिसइक्विलिब्रियम में,
ठीक है। अब मेरा जो नॉलेज था वो असंतुलित हो गया। क्या हो गया? असंतुलित हो गया। क्यों असंतुलित हो गया? कि अब मेरे को बताया कि कैट अलग है और डॉग अलग है। मैं हॉर्स को कहता था हम्ड हॉर्स, मतलब उसका कुबड़ है ना? मैं ऐसा कहता था कि उसका कुबड़ है, हॉर्स का कुबड़ है, ठीक है। देन उसके बाद बर्ड जो है आसमान में उड़ रही है, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ रहा है, तो मैं कहता था देखो देखो वो कितनी बड़ी बर्ड जा रही है, कितनी बड़ी बर्ड उड़ रही है, ठीक है। तो ये न्यू सिचुएशन में मैंने उसको ये सब कहा। बट जब मेरे को कोई बताएगा कि नहीं, आपको ये नहीं मालूम कि डॉग ये होता है, कैमल ये होता है, तब मैं इस कंडीशन में आ जाऊंगा कि मैं डिसइक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डॉग को डॉग कहूंगा, क्योंकि अब मेरे को मालूम चल गया, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया। कैमल को कैमल कहूंगा और एरोप्लेन को एरोप्लेन कहूंगा। तो अब मैंने क्या किया? अब मैंने स्कीमा में, अपने स्कीमा में क्या किया? मैंने अब स्कीमा में क्या किया? मॉडिफिकेशन किया। क्या किया? मॉडिफिकेशन किया, एज वेल एज एडजस्टमेंट किया, ठीक है। तब अब मेरे को क्या क्या नॉलेज, एकोमोडेशन हो गया। एकोमोडेशन हो गया तो अब मैं फिर से असिमुलेट कर लूंगा। पहले मैंने उसको समायोजन किया, ठीक है। समायोजित करता हूँ अपने ज्ञान को, ठीक है, अपने नॉलेज को। समायोजित करने के बाद फिर मैं उसको जोड़ लिया अपने अंदर। अब असिमुलेशन के बाद फिर मैं किसको अटेंड कर लिया? इक्विलिब्रियम कंडीशन को अटेंड कर लिया। तो ये है प्रोसेस ऑफ एडेप्शन, ठीक है। यहाँ पे वही दिया है, असिमुलेशन जो है इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में, स्कीम में ऐड करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन को सिर्फ ऐड करना है। यहाँ पे मैं क्या और क्यों प्रश्न नहीं करूँगा, सीधा मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या है? असिमुलेशन, ठीक है। जहाँ पे मैं तर्क आएगा, जहाँ पे मेरा ब्रेन फिर से वर्क करेगा, जहाँ पे मुझे सिर्फ ऐड करना है, तो क्या हो गया? असिमुलेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? मेरा ब्रेन वर्क करता है, मेरा ब्रेन पूछने लगता है कैसे, है ना, कैसे और क्यों, है ना, क्यों, क्या, मतलब यहाँ पे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, मैं डिफरेंस निकालने का, है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अकोमोडेशन। अपने इन्फॉर्मेशन में हम क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्याजे की थ्योरीज, कोहलबर्ग की थ्योरी और लाइबोविट्ज़ को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास भी इंपॉर्टेंट रही है, जिसमें आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जो कि 2 नंबर से 3 नंबर का एग्जाम में अपना इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और आगे क्लास जो होगी वो 5 से 7 नंबर रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल जुड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।